कोई ऐसा किस्सा याद है इनका जिन्होंने बताया और बड़ा ऐसा लगा मम्मी क्या कर दिया तुमने यार? बहुत है, मामा को बहुत पीटा था आपने। I want to hear this. उनके बेनिफिट को लेकर ही मैं आता हूँ एंड इट रियली। अब ये इतने बड़े हो गए कि मेरे बेनिफिट गिनाएंगे। हाँ ये आ गई माँ बाहर। मैं बहुत ज्यादा सिंगर से इंस्पायर होती रही, फिल्मों में तो ऐसी आ गई धोखे में। I think I pushed it so much that she got really emotional. She started crying. I was like, let's record it right now. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। बड़े नाराज हैं आज तक मुझसे जावेद अख्तर साहब इस क्यों बात क्या पे। हुआ? कनिष्क, how does it feel to scold your mother? मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितने भी सवाल आपके सुन रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेंस रिसर्च करी है आपने। And जैसी रिकॉर्डिंग का तो वही हो गया ना, मैं जा रहा हूँ। किसमें मुझे देखना? इसमें? ओके। और हमें किधर देखना है? आप भी उसी डायरेक्शन में देंगे। हम सब ये मैम के लिए है, ठीक, वेरी नाइस। ठीक है, पर एक्चुअली हम कैमरे की तरफ नहीं देखेंगे, हम इधर ही देख के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। वेरी गुड, वी आर डिस्कसिंग, आर वी रोलिंग? दिस इज हाउ द इंटरव्यू बिगिंस इन इंडियन फोक प्रोजेक्ट। वेलकम कविता जी, वेलकम कनिष्क। Thank you. कविता जी, ये एक ऐसा शो है जहाँ पर कि चलते शो में कैमरा रोल हो रहा था और चाय कॉफी आ जाती है, पीठ दिखा के कैमरे की तरफ। ये वैसा इतना सीरियस शो है ये। अच्छा। क्या बात है। दुनिया का सबसे महंगा शो में से कहते हैं क्योंकि उस पर बजट नहीं है। जैसे आप देख रही हैं हमारे पास 2 माइक्स हैं और ये तीसरा हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट चला रहे हैं। ये हमारी प्रोडक्शन टीम को जलील करने के लिए मैंने रखा है और एडिटर नहीं काटेगा। बिल्कुल। नाइस। तो कविता जी मुझे बताइए, झुमका प्रियंका चोपड़ा और कविता सेठ में कॉमन क्या है? झुमका एक्चुअली दोनों बरेली से है ना। तीनों बरेली से हैं। झुमका, हाँ झुमका, प्रियंका चोपड़ा, कविता सेठ एंड वसीम बरेलवी आल्सो। ओह, आई मिस दैट वन। यस, डैम। बिल्कुल। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खाता है? हाँ भाई, पिताजी उसी में है। तो वो जब आते हैं तो सारे अकाउंट चेक किए जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है उसमें। This is not the musical start that we wanted for Kavita Seth Kanish Seth interview, but that's how it's gonna be. मेरा नाम पीयूष है और मैम म्यूजिक पे तो आ ही जाएंगे, उसके बारे में सभी को पता है। कविता सेठ कितनी बड़ी सिंगर है, कनिष्क कितना बड़ा प्रोड्यूसर है और सब कुछ पता है। डीपीएस में पढ़ाने के 2 फायदे 2 नुकसान क्या रहे? फायदे तो मुझे कुछ नहीं याद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल सेड, ये बहुत बढ़िया। मतलब अब लगता है फायदा ये था कि मेरा एक शो था नॉर्वे में और प्रिंसिपल ने जाने नहीं दिया था मुझे, और टिकटेड इवेंट था, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा मुझे नहीं करनी है नौकरी, और इमीडिएट मैंने रेजिग्नेशन भेज दिया। तो अब लगता है कि यदि वो ऐसा नहीं करती तो शायद मैं वहीं अटकी रहती। तो अब फायदा लगता है कि उन्होंने जो नहीं जाने दिया था। और कैसा रहा था शो? बहुत अच्छा रहा। मतलब आई थिंक मैं नॉर्वे थी। शो करने का लालच था या नॉर्दर्न लाइट्स देखने का लालच था? दोनों था। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस। तो इंडो पार्क, वहाँ पे बहुत सारे NRIs भी हैं वहाँ पर, और तो जो उन लोगों ने मतलब जिस तरीके से अरेंज किया था, तो मैंने कुछ बड़ी अच्छी फरीदा खानम की भी कुछ गज़लें गाई थी। तो स्पेशल मुझे अलग से लिफाफे में नाम मिला था वहाँ की करेंसी में। तो बोले ये आपने जो आज जाने की जिद ना करो गाया ना, उसके लिए। तो हाँ, उन प्रिंसिपल से बात होती है अभी? मिली थी मैं, दिल्ली गई थी तो मैं उनसे मिली और मैंने उनसे ये चीज़ बोली थी। मैंने कहा उस वक्त तो मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आई थी, बट अब अच्छा ये लग रहा है कि शायद आप जाने देती तो मैं वहीं अटकी होती। जो मेरी ये जर्नी रही, ये शायद पता नहीं अभी किस रूप में होती, लेकिन आपने अच्छा हुआ उस टाइम रोका कि मैं डिसाइड कर पाई कि मुझे ये नहीं करना है। जब बड़ा हो रहा था तो जैसे आपके नाम अगर किसी से मैच करते हैं ना, तो आपको लगता है ओह मैं भी ऐसा बनूंगा। जैसे व्हाइल ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू थिंक कि ओह पीयूष मिश्रा नामी आदमी, मैं भी ऐसा बनूंगा। सिंह, मनमोहन सिंह, मैं भी ऐसा बनूंगा।
while growing up and while you were learning music and you were performing, did you ever like compare like, oh कविता कृष्णमूर्ति ऐसे कुछ बनना है, ऐसा कुछ था? नहीं, मैं हमेशा पता है मेल सिंगर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। अब मर्द कविता के नाम के तो नहीं हो सकते। जैसे कि मैं गाती हूँ तो काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किस एक्ट्रेस के लिए गाना चाहती थी। मैंने कहा मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी वॉइस किसी एक्ट्रेस के साथ जाएगी, बट मैं हमेशा जैसे जगजीत जी को सुनती थी तो मुझे लगता था कि दिस इज़ द स्टाइल, मुझे इसको सीखना है। नुसरत साहब को सुनती हूँ तो नुसरत साहब का स्टाइल मुझे लगता है कि वो मुझे सीखना है, और आबिदा जी को सुना तो वो एक स्टाइल लगा कि वो लर्न करना है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा सिंगर से ही इंस्पायर होती रही। फिल्मों में तो ऐसी आ गई धोखे में शायद। उस धोखे के बारे में बात करेंगे। कनिष्क, हाउ डज इट फील टू स्कोल्ड योर मदर? मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितने भी सवाल आपके सुन रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेंस रिसर्च करी है आपने। अभी मैं आपको आपका आधार कार्ड नंबर बताने वाला हूँ। It's actually a very difficult position to be in. Oh, you must be chuckling. Now it's time for me to give it back to her. No, it's usually only during recordings where I'm very strict with her, and it comes from a place of like उनके बेनिफिट को लेकर ही मैं आता हूँ, एंड इट रियली। अब ये इतने बड़े हो गए कि मेरे बेनिफिट गिनाएंगे। ये आ गई माँ बाहर। सही है, सही मैं है। इस सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। यानी बेनिफिट पे हम वापस आते हैं। बताइए। मेरी गाड़ी मुझे ही चलानी है अभी वापस। तो नहीं, it's been a journey, मतलब you know, right from being in a place जहाँ पे छोटे से ही इनको रिकॉर्ड करते हुए आ रहा हूँ, एंड फील लाइक डैड बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट थे उसके, कि एज इन टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि भाई तुम बैठो, तुम ही इनको रिकॉर्ड करो, एंड यू नो मेकिंग दैट एनवायरनमेंट। ओवर टाइम आई ऑल्सो यू नो ग्रू अप, एंड और सेंसिबिलिटीज बढ़ी, तो थोड़ी और चीज़ें और माइन्यूटली जितनी पता लगी, तो आई जस्ट ट्राई टू like tell her and कि ये ऐसे कर लो। it hurts, it really hurts। ये हमें बताएंगे, है ना? it really मतलब ऐसे बहुत चुभता है कि अरे ऐसी पोजीशन पे आके। नहीं, but it is good, it's fun, it's fun। कि भाई मजा आता है। बहुत सारी चीजें कवरिंग। एक किस्सा बताओ, एक किस्सा सुनना चाहता हूँ मैं। एक किस्सा क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था उस रोज? मैं एक्चुअली मतलब काफी बार होता है कि मैं बहुत गुस्सा हो जाता। अभी जैसे हाल ही में कुछ किसी का तो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं बहुत वो हो गया था कि अरे उसने ऐसे गाया तो आप ऐसे गाओ ना, आप वैसे क्यों गा रहे हो। तो मुझे एग्जैक्टली वो लाइन याद नहीं है, तो मॉम को थोड़ा मतलब टाइम लग रहा था क्योंकि उसने भी बहुत अजीब तरीके से गाया था। तो पर मुझे समझ में आ गया था कि उसने किसने? मुझे ऑनेस्टली मुझे नाम याद नहीं है, सम न्यू गाय ओनली, बट तो धीरे धीरे जो ये हो गया था इनका एक्सप्रेशन, तुम साले भाड़ में जाओ, इस कमरे में मत रहो मेरे साथ। एंड जैसी रिकॉर्डिंग का तो वही हो गया ना, मैं जा रहा हूँ। दिस वाज और मैं फिर बाद में एडिट कर रहा हूँ सब कुछ। बट एक और इंसिडेंट ऐसा था वेयर आई फील लाइक आई पुश्ड हर। मुझे पता नहीं कि हाउ डू आई, मतलब मैं इसको कैसे फील करूं। मुझे याद है आपकी जो एल्बम थी एक दिन, मुझे याद है, तो इट वाज एट अ टाइम कि बहुत ही इमोशनल फेज भी था। आई मीन वी लॉस्ट डैड, एंड उसके एक साल बाद ही या कुछ महीने बाद ही वो गाना भी बहुत ही इमोशनल सा था। तो मॉम का ही गाना है वो, और मैंने भी इतनी बार सुना था। मैं कुछ चीज़ें उनको पुश कर रहा था, एंड आई थिंक आई पुश्ड इट so much that she got really emotional. She started crying. I was like, let's record it right now. So that emotion जो उस गाने में चाहिए था, टास्क मास्टर है। I was like, let's record this. ये लाला वाली हरकत हो गई। अरे बाकी तो ठीक है, दंगे वंगे हो रहे हैं शहर में, पहले एक काम करो गल्ला देख लो। या आप दंगे करवाने वाले हो अभी हमारे। मेरा तो काम ही है, मेरा तो काम ही है। अरे बुआ जी हरकतें करते। कविता जी, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट थिंग किसी गाने को रिक्रिएट करना।
मतलब जैसे शोभा जी जैसे लेजेंडरी सिंगर ने गाया हो, तो मतलब वो प्रेशर फील होता है, प्रेशर फील हुआ था उस टाइम पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं उसको बचपन से गाती हुई आ रही हूँ, तो मुझे इतना पसंद था। बल्कि एक दिन मेरी जब जैमिंग हो रही थी, अपना कोई शो था, तो उसके बाद ही मैंने कनिष्क रूम में ही था, म्यूजिक रूम में, तो मैंने कनिष्क को बोला कि यार इसको बनाते हैं ना कुछ। तो जस्ट इसने एक लूप बना के दिया मेरे को, एंड मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया। फिर इसने अपने स्टाइल में मतलब पूरा डिज़ाइनिंग किया, और कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे, हम लोगों को तो जस्ट एक पसंद था, और एक इसका भी मन था उसको बनाने का। हम दोनों ने बस एक कोलैबोरेट किया, और नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा चीज़ हो जाएगा। वो बहुत गाना फटा, बट एट द सेम टाइम देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक प्योरिस्ट होते हैं और एक न्यू एज और अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं। नॉट दैट प्योरिस्ट आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट क्यों होता है ना, कंपैरिजन होता है कि देख कि अरे उन्होंने गाया है, आपने भी गाया है, तो इससे बाकायदा इसका जस्टिस होना जरूरी है। गाना तो बहुत फटा, ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन बिना गाए भी नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ से। आई वाज कमिंग टू दैट। ज़रूर ज़रूर। तो मुझे मतलब हमेशा, मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए उस गाने के रिलीज़ होने के बाद भी, तो हमेशा यही बोला मैंने हर जगह कि शुभा गोटू जी का ही हम लोगों ने वो ही सुन के बड़े हुए हैं, तो उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, हमने उनको ही सुन के मतलब इतना खूबसूरत सी, जो भी दादरा ठुमरी जो भी कह सकते हो आप, तो हर जगह मैंने वही बोला। वाकई क्रेडिट गोज टू हर। और लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से एक जो नया क्रिएशन बन गया वो, तो उससे ये हो गया कि जो 3 साल का बच्चा है वो भी सुन रहा है, और 85 ईयर ओल्ड है कोई, वो भी सुन रहा है, तो वो कोई एज बाउंड्री नहीं रह गई, वो इतना खूबसूरत सा बन गया। मेरे पास यूएस से जस्ट रिलीज हुआ, तो उसके 1-1.5 महीने बाद कोई बच्ची 3-4 साल की थी, वो डांस कर रही है उस पर, उसका वीडियो आया, तो मतलब हर एज ग्रुप सुन रहा है। तो वो एक, वरना आजकल क्या हो गया ना कि इतने सारे जॉनर्स हो गए हैं कि नहीं ये तो इस एज ग्रुप के लिए, ये उस एज ग्रुप के लिए, तो वो जो, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, और ये भी लग रहा था कि कितनी प्यारी चीज़ है। पैकेजिंग चेंज हुई, और उसके बाद इसका जो, बिल्कुल जिंदगी लंबी हो जाती है कई कई गानों की, क्योंकि हो सकता है बहुत सारों को, इनफैक्ट कईयों को अभी जो घराना सिस्टम है लोगों को समझ नहीं आता कि क्या होता है, बट अगर उन्हीं गानों को नया रूप दे दिया जाए तो जनता तक पहुंचता है। गाना वायरल होना ऑन रील्स, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू यू? आई थिंक इन टुडेज टाइम्स अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बट कि मतलब क्योंकि आप जानते हो कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके स्ट्रीमिंग पर, फिर व्यूज़ पर, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक उस पर, एंड मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हार्ड फार्मूला है उसका। सबसे बड़ा फार्मूला ये दैट यू पंप इन लाइक crores of money to get whatever you want to, बट जो चीज़ है चलती है, एंड यू नेवर नो who's making what in terms of a content creator on an Instagram. क्या चीज पसंद आएगी वो भी नहीं, हाँ मतलब आप एक हद तक एक चीजें पुश कर सकते हो if it's clicking, लेकिन हम लोगों ने रंगी साड़ी के लिए कुछ भी नहीं किया था, बड़ा वायरल है। हाँ, लेकिन रील्स पे तो बहुत वायरल हुआ, रील्स बनी थी उस पे, बिकॉज हम लोगों ने वो कोविड टाइम पे रिलीज किया था 24 अप्रैल को। आई थिंक कितने साल हो गए, 2-3 साल, 4 साल हो गए। हाँ 20 में किया था, 20 में किया। हाँ, तो हम लोगों ने नहीं सोचा था जस्ट, और बल्कि वो एवरीडे कभी 1000 उसके व्यूज हो रहे थे, हम लोग यूट्यूब पे जैसे चेक कर रहे थे, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ मतलब बीच स्टार्टिंग आप चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, मैं तो करता रहता हूँ। हाँ, nice to कभी कभी दोनों ही चेक कर रहे थे। तो जैसे ही 50,000 क्रॉस किया था, आई थिंक उसके बाद हमने कहा अच्छा जा रहा है। उसके बाद आई थिंक 1-1.5 साल बाद वो पिकअप किया है दिवाली में इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम पे वो जो रील्स का जो शुरू हुआ, उससे बहुत वायरल हुआ। काफी सारी एक्ट्रेसेस ने दिवाली पे गाया, और आई थिंक दैट सॉन्ग इज नाउ कंसिडर्ड एज लाइक अ सेलिब्रेशन, maybe during your weddings or something like that, because उसी वक्त शादियों में भी बजा, उस वक्त पे वो शुरू हो गया। तो वही that's how you identify the song as, उस विजुअल्स के हिसाब से। तो मुझे वही लगता है, अब जैसे नाउ उसने अभी गाने पहले आपके तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनते थे जब आपका एक विजुअल उस गाने को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो सेम चीज अभी डिजिटली ऑन इंस्टाग्राम है। इफ देयर इज एनीथिंग, मे बी अ डांस मूव, एनी ट्रांजिशन, एनी एडिट, इफ इट सपोर्ट्स दैट ऑडियो रियली वेल, देन इट्स जस्ट द सेम थिंग, लाइक आपका फिर ट्रेंड होने लग जाता है। सो यू नीड अ वेरी
पावरफुल विजुअल टूल. अब ये है कि आपके पास कंट्रोल में है, किसके पास कंट्रोल में है, क्योंकि अब इतना डेमोक्रेटिक है कि you never know कि उस you टाइम know what रिलीजेस clicks. भी कम थे. अभी तो क्या एवरी सिंगल डे पता नहीं हजारों की तादाद में गाने आ रहे हैं और हर दिन कोई 60,000 से ज्यादा गाना रिलीज हो रहा है. हाँ. तो क्या कह रहे हैं आप? 60,000. तो हम क्या कर रहे हैं? माय डियर हीरो डेट नहीं दे रहा है, गाने इतने बन रहे हैं, पिक्चर कैसे बनेगी? हाँ तो बड़ा मुश्किल है. पंडित जी मुझे कह रहे थे कि इसी मोमेंट पे अगर मैं कविता जी से कहूँ कि थोड़ा सा ये गाना सुना तो शुभ होगा इस इंटरव्यू अच्छा पे. अच्छा चलिए शुभ मुहूर्त पे सुनाई देती हूँ 2 लाइन. तू भी गा देंगे साथ. हाँ बिल्कुल, ये गा देंगे. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे. इसमें जो कनिष्क ने वो ऐड किया था ना सावरिया सावरिया, दैट्स बहुत Beautiful. खूबसूरत. उससे पूरा गाना ही चेंज हो गया बिल्कुल. बेटा इतना बढ़िया गाते हो, बम्बई क्यों नहीं आते? हाँ? No, but seriously, you are not trying your hands at singing, is it? No, I am. Serious singer, like a full time. मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सब कुछ करने में है, नॉट जस्ट बीइंग अ सिंगर. लाइक आई रियली लाइक कंपोजिंग, आई रियली लाइक प्रोड्यूसिंग, तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई हैंड्स ऑन एवरीथिंग. एंड अभी बहुत सारी चीज़ें हैं which are kind of in the pipeline for this year, for next year. एक साथ हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. जो Is it? गाना है, Yes. yes. पुराने जख्म पे भी हम आएंगे. हाँ, वो तो है ही. एंड जस्ट इवन फॉर नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, इवन फॉर फिल्म्स. सो इट्स रियली नाइस कि कुछ कहीं से भी शुरुआत होती है. सो वी बोथ आर को कंपोजर्स एंड आई एम प्रोड्यूसिंग, तो बहुत हाँ हेल्दी चीजें चल रही हैं. हाँ बहुत मज़ा आता है क्योंकि घर में ही है ना. इमीडिएट कोई अच्छी सी लिरिक्स मिली तो मैं जस्ट फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ. जब टाइम मिलता है कहते हैं चलो इस पे काम करते हैं, तो वो कैसे एक गाने की शेप ले लेता है पता भी नहीं लगता. ऐसा होता है कि गाड़ी चलाते चलाते एकदम से फोन आ गया, तुम गाड़ी चला रहे हो, मैंने कहा मैंने बहुत बढ़िया बनाया, अरे रुको सामने तो रेड लाइट पर रुक तो जो. ऐसा होता है, इस तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं कि वो बहुत तगड़ा आइडिया है, क्योंकि आइडिया की पावर यही होती है कि जिस मोमेंट है उस मोमेंट उसे निकालना. हाँ, मतलब अक्सर मॉम यही कॉल करती हैं कि वो सब छोड़ो जो भी तुम कर रहे हो, पहले ये सुनो जो मैं बता रही हूँ. कितना ही माँ टाइप बिहेवियर. वंडरफुल. There have been a lot of people who have contributed in your journey, right from your mother-in-law to your father to your husband, Yes. everybody. But if you have to single out one person who changed your life, मिस्टर सेठ, मैं उनको अपना मेंटर मानती हूँ, गुरु मानती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखा. मतलब जैसे पेरेंट्स से तो आप सीखते ही हो, तो लेकिन एक लिमिटेशंस थी बरेली में कि मुझे मेरे बहुत बड़े ख्वाब थे कि मुझे बहुत कुछ म्यूज़िक में बड़ा करना है, लेकिन कोई ज़रिया ही नहीं समझ में आता था, कोई रास्ता ही नहीं दिखता था. तो लेकिन और थोड़ा सा मुझे लगता था कि फादर वाज इन बैंक और मॉम Bank of वाज Baroda. हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा प्लीज स्पॉन्सर अस. पैसे ही नहीं देते, इतना पैसा फिर पैसे नहीं देते. सही में. तो जो मॉम थी वो भी हाउसवाइफ थी, तो मतलब वो लोग उस तरीके से ड्रीम ही नहीं कर पाते थे या कुछ सोचना. वो सिर्फ अपने रोज़ की जद्दोजहद में कि अरे 4 बच्चे हैं, पालना है, शादियां करना है, 3 बेटियां हैं, लाइक दैट. तो वो उन सब चीज़ों में लगे हुए थे. और जब मेरी शादी के लिए भी बात करने गए थे, तो मैं 1 महीने पापा से मैं बात ही नहीं किया था. बोले क्या हो गया, तू मेरे से नाराज़ क्यों? मैंने कहा मेरे इतने बड़े सपने हैं, आप शादी में क्यों झोंक रहे हो मेरे को. लेकिन फिर लगा कि नहीं भैया, दिस इज़ द ओनली विंडो, यहीं से आप बाहर निकल सकते हो. लाइक द प्रिंसिपल, लाइक द हस्बैंड. तो मैंने मिस्टर सेठ से, जब उनके पेरेंट्स आए मुझे देखने के लिए, उन्होंने तो गाना सुना, भैया रिश्ता तय, 500 रुपये पकड़ाए, बोले
शाबाश, डील डन, डील डन। अब ये हमारा। तो मैंने मिस्टर सेठ को बस यही बोला, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पूछना तुम्हारी क्या सैलरी है, तुम किस में जॉब करते हो, तुम्हारे क्या विजन है। मेरे ड्रीम्स हैं कि तुम मुझे संगीत से नहीं रोकोगे, मुझे गाने से नहीं रोकोगे, सिर्फ बस एक ही ख्वाहिश है मेरी। तो वो उन्होंने लास्ट, ये कॉन्वर्सेशन 1-to-1 हुई थी या सबके साथ बैठ के हुई थी? नहीं 1-to-1। वंडरफुल। उस टाइम पर ये सब चल रहा था कि हाँ भाई लड़का लड़की को बात करने का मौका देते हैं? हाँ, चल रहा था, हाँ, अच्छा। दिया था थोड़ा थोड़ा दिया। लाइक उस जमाने में क्या ये चलन तक था कि अरे लड़की है गाती है और 3 लड़कियां हैं तो घर में घर वालों के सामने गाना इज ठीक एंड बाहर इज नॉट ओके, क्या ये चलन तब भी था? बिल्कुल था। बरेली अब तो काफ़ी मेरे ख्याल से लोगों की जो मेंटेलिटी है चेंज हुई होगी, लेकिन उस ज़माने में और सारे प्रोग्राम रात को ही होते हैं, इवनिंग में, तो परमिशन ही नहीं थी। इवन स्कूल कॉम्पिटिशन में भी लेट इवनिंग का कुछ है, नहीं जाना है। मतलब टीचर तैयार कराती थी तो पापा बोलते नहीं रात को नहीं जाना है। फिर उन्होंने लेना बंद कर दिया, बोले इसको तो तैयार कराओ, इसको पेरेंट्स भेजते ही नहीं है। तो मेरी दादी को नहीं पसंद था कि रात में लड़कियां जाएं और इतना लेट लौटें। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे। तो उसमें मतलब ये सोचना कि मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है और मुझे भी टीवी पे आना है, मुझे भी रेडियो पे आना है, मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा हो भी पाएगा मेरे साथ कभी कि नहीं। तो वो बिल्कुल अभी भी विश्वास नहीं होता यदि मैं उस टाइम का सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें बस मैं टीवी पे ऐसे ताकती रहती थी लोगों को। जब कोई चित्रहार देखती थी? चित्रहार पे तो पागल थी मैं। देखा, मुझे पता है चित्रहार रंगोली। हाँ, चित्रहार और रंगोली भी, हाँ। मतलब और अमिताभ बच्चन का कोई गाना आ गया तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि स्क्रीन के अंदर घुस जाएंगे क्या। You remember your first show? यस, हैबिटेट सेंटर में जो किया था, हाँ, बहुत। कहाँ स्टाइन में किया था? स्टाइन ऑडी में किया था? एम्फी थिएटर में किया था? नीचे जो था अंकल बेस, हाँ, उसमें किया था। बड़ी खूबसूरत जगह वो। तो उसमें भी ना उन्होंने बहुत अच्छे से पीआर प्लान वगैरह किया था। तो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए थे इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए। तो मैं बड़ी, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और मैंने कहा नहीं, मैं आराम से आपको बाद में इंटरव्यू दूंगी आफ्टर द शो। और मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी। और साउंडिंग क्यूट। जब आप परफॉर्म कर रही थी उसके बाद ये जब शो होने वाली थी, take me through your mindset. Did you feel liberated? Was it just that कि अब मुझे मेरा करने का वो? हाँ, बिल्कुल वो यही फील हो रहा था, बहुत ही लिबरेटेड लग रहा था और कि ये ही मैं करना चाह रही थी, ये मेरी जिंदगी है। और बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा रिस्पांस। मैंने सारी अपनी कॉम्पोजिशंस गाई थी और इतना प्यार मिला फर्स्ट शो में ही, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा भाई अब यही करना है और कुछ नहीं करना है। स्टार। यस। उनमें से एक गाना वो सूटेबल बॉय में गया था ना? हाँ, वो इतनी पुरानी कॉम्पोजिशन, क्या थी? दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हाँ, वो मैंने आज से 25-30 साल पहले कंपोज किया था। अपने शोज में गाती थी मैं। तो फिर वो मीरा जी जब मिली ये सूटेबल बॉय के लिए, देन आई ये वाली जब उनको सुनाई तो बोली ये तो रखना ही है। दिल नादा तुझे हुआ। पंडित जी ने मुझे दूसरी बार बोला है। अच्छा। ये तो मैं भी सुनूंगा यार, बढ़िया से, है ना? दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। पैसे 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 फ्री में सुनवाया मैंने। How does it happen when your mother is a singer? तो बचपन में बड़े होते हुए वो तो सुलाने के लिए सुनाया जाता है। तो did she sing for you at that point of time? Do you remember some हल्का फुल्का कच्चा पक्का? नहीं, I don't think so। कभी ऐसा कुछ सुना है? हाँ, मुझे मैं शायद अपने ही सॉन्ग्स। अरे यार क्या आदमी है भाई ये। ओके थैंक यू कट। मुझे याद है मैं अक्सर आई यूज्ड टू रियली लाइक लिसनिंग टू हर स्टोरीज बचपन की। वो मुझे ऑलमोस्ट हर रात या हर दूसरी रात पसंद था कि यार आप अपने किस्से बताओ बचपन के। कोई ऐसा किस्सा याद है इनका जिन्होंने बताया और बड़ा ऐसा लगा मम्मी क्या कर दिया तुमने यार? बहुत है, मामा को बहुत पीटा था आपने। I want to hear this। बस ये हर आर्टिस्ट इतना सॉफ्ट भी नहीं है। बताइए क्यों मेरी इमेज खराब लोगों को लगेगा। I think एक बार कुछ ये भी था ना कि आप बाल्टी में बैठ के हॉप कर रहे थे जीने, मतलब स्टेयरकेस पे। बहुत छोटी सी थी, 2-2.5 हमारे जीना बोलते हैं, स्टेयरकेस बोलने में बोलने लगे। हाँ तो गिरी थी तो बहुत चोट लगी थी मेरे। मामा को पीटने वाला मैं सुन रहा था। उसको मैं पढ़ा रही थी विनीत को बरेली में। वो सबसे छोटे हैं, हम तीनों बहनें, फिर सबसे छोटे भाई हैं। तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट को लेकर के, और ऊपर से दादी को कि 3 बहनों के बाद भाई है तो उसको ऐसे कैसे कर सकते हो, बेटा है, लाइक दैट ना। नॉर्मल ऐसे कि हमारे हाउस होल्ड में कहा जाता है कि भाई आप कितनी बहनें और कितने भाई हैं? तो कहते हैं इतनी बहनें और भाई हैं। तो मेरा सवाल होता है भाई आखिरी है ना, सबसे छोटा भाई है ना, तो आप तीनों एक्सपेरिमेंट्स थे, वो है डिजायर्ड रिजल्ट। तो मैंने उसको आंगन में उसके हाथ पैर बांध दिए थे विनीत के, और मार रही थी तो ऊपर से दादी ने देख लिया था। क्यों मार रही है कि मैं भी ये बेटा पूछा है। क्यों मार रहे थे आप? अरे वो नहीं पढ़ रहा था ठीक से, किसी भी चीज में मैं कुछ समझा रही हूँ तो नहीं कर रहा था। तो पता नहीं विनीत तो व्हाट शी ट्राइंग टू टेल यू कि देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ, कर चुकी हूँ। किया नहीं है, किया नहीं, बच गए, बचे हैं नहीं हुए। How does it feel when obviously आपने मेंशन किया कि फिल्म म्यूजिक ऐसा नहीं था कि आप करना ही चाहती थी, बट इतने साल की जिसे तपस्या कह सकते हैं के बाद, इतने साल बाद जब वेक अप सिड का गाना बड़ा फटा, तो डिड यू फील कि एट दैट मोमेंट यू फेल्ट लाइक आई हैव अराइव्ड, और डिड यू फील कि यार बड़ी देर नहीं होगी इन लोगों को समझने में? हाँ, ये तो मुझे लगा, मैंने कहा मैं तो बचपन से गा रही हूँ और इतने बार यहाँ पर भी इंडस्ट्री में इतने लोगों से मिल रही थी, सारे लोग तो कितने बिफोर वेकअप सिड मैंने गैंगस्टर में गाया था मुझे मत रोको। उससे पहले जो फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक बोलते हैं वो मैंने सतीश कौशिक जी की फिल्म में गाया था, वादा में, तो मौला। तो मैंने कहा मैं तो गा ही रही थी, इन लोगों को इतनी देर में क्यों चमका कि भाई हु इज कविता सेठ और ये लाइक दैट, इतने सारे लोग, मतलब थोड़ी सी आपको तवज्जो मिलने लग गई थी इंडस्ट्री में कि भाई ऐसी भी कोई आवाज़ है, वरना तो लोग मतलब ठीक है आपके जैसे बहुत सारे हैं, ऐसा होता है। तो जब कुछ बड़ा हो जाता है उसके बाद ही लोग भी पूछते हैं, जो कि देखा मैंने यहाँ पर। फॉर फीमेल सिंगर्स मेरे ख्याल से रेखा जी और आपकी बहुत मुख्तलिफ सी, बहुत अलग सी आवाज है। When did you realize that these kind of voices are being treated as mainstream voices? ये जब हमारे को पहचान मिली, लोगों ने इतना प्यार दिया, तो हमें लगा कि शायद हम भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं, और धीरे धीरे हुई चीज़ें, और लोग भी ओपन हुए, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। जो बैक स्टोरी है ये कि म्यूज़िक डायरेक्टर के हाथ में अभी के हिसाब से कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। हम लोग को लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं है उनके हाथ में, सब कुछ डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पे। तो नाउ दे आर वेरी ओपन कि वो डिफरेंट वॉइसेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ एवरी डे, मतलब हर मंथ कितने सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत तवज्जो भी दे रहे हैं। शुरुआती दौर का कुछ ऐसा याद है जो किसी ने बोली और बात बड़ी चुभी? हाँ, बहुत सारे किस्से हुए हैं, उससे तो मुझे लगता है सबको गुजरना पड़ता है। तो एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हैं, उनके हम मैनेजर से मिलने गए थे,
तो लोगों ने बोला मैनेजर के थ्रू काम मिलता है, कुछ पता तो था नहीं, जहाँ जो बोलता था चले जाते थे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बहुत डिफरेंट वॉइस है, लेकिन मैं जो भी काम लाऊंगा आपको करना होगा। तो मैंने मन में सोचा साले आए अपनी मर्जी से हैं, अब तक सब कुछ अपने हिसाब से किया, ये थर्ड पर्सन कैसे आके बोल सकता है कि तू नहीं बोलेगा। ये होती यूपी की महिला साले तुमको बताएंगे। हाँ, तो हमने उनसे नमस्ते की, हम फिर उनसे दोबारा कभी मिलने नहीं गए। मैंने कहा कि हम सब कुछ हमने आज तक अपनी मर्जी से किया है, तो मैं म्यूज़िक भी अपनी मर्जी से करूँगी। तो मैंने हर जगह मतलब पोइट्री को लेकर के थोड़ा मैं कंसर्न थी, तो काफ़ी सारे मैंने गाने रिफ्यूज़ किए इस वजह से कि मुझे नहीं गाना, बेहुदा मुझे नहीं गाना, ऊट पटांग नहीं गाना है, अच्छा मैसेज होगा, कोई बात होगी, अच्छी पोइट्री होगी, देन आई विल सिंग। We'll come back to इकतारा because it was a huge hit. पंडित जी ने चौथी बार मुझे बोला है। ओके, तो वो भी बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा कि जब मैंने अपनी जो मौलाना रूमी पे एक सीडी बनाई थी, वो किसी के थ्रू भिजवाई थी अमित त्रिवेदी के पास, उनकी जस्ट आमिर फिल्म आई थी। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, मिलना चाहिए। सीडी भेज दी, उसने पता नहीं कब सुनी, उसके कई महीनों बाद अमित का फ़ोन आता है कि मैं एक स्क्रैच गाना करना चाहता हूँ आपके साथ, और यदि वो नहीं भी गया फिल्म में तो आप कुछ नाराज़ तो नहीं होंगी। मैंने कहा नहीं, उसमें नाराज़ होने की क्या बात है, वो आपके हाथ में नहीं है, ट्राई करते हैं। देन आई सैंग दैट, जो मेल वर्जन तोची भाई ने गाया वो मैंने गाया था, और वो मुझे इतना प्यारा लगा कि मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। वो 6 महीने तक, जब तक फाइनल रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, मैं वही गुनगुनाती थी। मैं मिस्टर सेठ को भी बोलती थी, मैंने ये गाने में कुछ तो है, इतनी कशिश है इस गाने में, जहन से निकल ही नहीं रहा है। हिंदुस्तानी पति कहेगा भी क्या, सही कह रही हो तुम। नहीं, उनको भी पसंद आया था, बल्कि जब मैं फाइनल रिकॉर्ड करने गई थी तो मुझे ऐसा लगा मैंने अच्छा नहीं गाया है। तो मैंने सुबह मिस्टर सेठ को बोला, मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा नहीं गाया। तो बोले बात कर लो अमित से, यदि नहीं गया होगा मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए तो तुम दोबारा डब कर दो। तो मैंने बोला वो तो गया, रात को ही भेज दिया। मैंने कहा ये भगवान, मैंने अच्छा नहीं गाया था। बोले नहीं बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया गा दिया। और उसके बाद इतने सारे उसको अवार्ड्स ऐसे थे कि मैं एक पैर मेरा डिज़ाइनर्स के पास रहता था और दूसरा पैर अवार्ड फंक्शन में रहता था, ये हालत हो रही थी। मतलब जो कहावत थी वो मेरे साथ हुई कि जब देता है ईश्वर तो छप्पर फाड़ के, तो मुझे उस साल छप्पर फाड़ के अवार्ड मिले थे। That movie also stood out for a lot of reasons. It was not a typical पॉट बॉयलर और जिस तरीके की फॉर्मूला मूवीज बनती थी, नहीं हटके थी, बहुत हटके थी। गाना भी बहुत हटके था। हाँ, और मैं सोच ही रहा था कि बस अब आप गाने ही वाली, पता नहीं शायद आप गा ही जरूर उसकी 2 लाइन सुनाऊंगी। और फिर जो पहला वर्जन था वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा, सेकंड जो मैंने फाइनली गाया वो जावेद अख्तर साहब ने, वो भी बड़ा खूबसूरत है। उसका किस्सा नहीं सुनाऊंगी। अच्छा, नहीं सुनाइए? नहीं, वो बाद में सुनाऊंगी। हम जख्म पुराने पे आ रहे हैं, आपको परेशानी होगी, थोड़ा सा तो सुना दीजिए। हाँ, नहीं ऑलरेडी उसकी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, बड़े नाराज है आज तक मुझसे जावेद अख्तर साहब इस बात पे। क्या हुआ? अच्छा, इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, वायरलिटी मिल जाएगी हमें, कब कुछ तो चले शो पे। ओह माय गॉड, क्या है, वो क्यों नाराज हैं जावेद साहब? वो नाराज पता नहीं उनको कहाँ से मेरी ये बात लीक हो गई। मैंने अमिताभ भट्टाचार्य को बोला था कि तुमने इतना अच्छा ये लिखा है, आई लव दिस वर्जन, तुम मुझे यही गाना है। तो अमित बोल रहे थे नहीं भाई जावेद साहब ने भी बहुत अच्छा लिखा है। मैंने कहा नहीं मुझे यही गाना है। मैं अमिताभ को फ़ोन करके बोलती हूँ यार तूने इतना प्यारा लिखा है, मुझे यही वर्जन गाना है। तो बोलता है नहीं कोई बात नहीं कविता जी, मैं तो वैसे भी सिंगर बनने आया हूँ, ये तो ऐसी मैंने उसकी वो थी ना ट्यून, उस पर लिख दिया था, कुछ जस्ट फिल किया है, इट्स नॉट द प्रॉपर सॉन्ग। तो मैंने कहा मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट तू जो भी लिखे वो जाए फिल्म में। मैंने जस्ट ऐसे ही उसको बोला था, और उसके बाद से तो नाउ यू सी ही इज़ अ स्टार लिरिक्स राइटर। और तो ये बात पता नहीं कहाँ से उन तक पहुँची है। वो बोले एक ये हैं, इनको इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं फिर भी मुझसे खफा हैं। मैंने कहा नहीं साहब, जावेद साहब ऐसा नहीं है, लेकिन होता है ना पहली मोहब्बत, तो वो वाली बात है बस उस गाने के साथ, एक तारा के साथ। तो मैं सुनाती हूँ उसकी 2 लाइन। ओ रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे,
क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा। चले भाइयों, बहुत बढ़िया बढ़िया, चले चलते हैं। आज का हाई पॉइंट हो गया हमारा। पुराने जख्म पर आते हैं। मतलब वो तो कह सकती हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ बंधु? नहीं, अभी मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। आई फील लाइक बहुत ही हाथ पीले कर दिया आपने। हाँ, वही दर्द होगा शायद। नहीं नहीं, इंटरव्यू देख सकती हैं, पॉलिटिकली करेक्ट हो जाओ। क्या है जख्म पुराने? मेरा तो कोई जख्म पुराना नहीं है, बट मुझे एज एन आइडिया ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि दिस आई थिंक अगेन हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली। मेलोडी थी एंड ये आइडिया था कि वो बनाया था ना एक लूप, इतना प्यारा, मेरे अटक गया जहन में। हाँ। और मैंने कहा मैं कुछ गुनगुनाती हूँ, और फिर एक थॉट जहन में आया तो जगदीश प्रकाश जी को बोला कि आप ऐसा कुछ लिख करके दो, सैड कुछ मूड का, तो उन्होंने लिख करके दिया और जबरदस्त बना। बट द आइडिया वाज अगेन कि भाई हम सुनते हुए आ रहे हैं बहुत से ऐसे गाने जो बहुत ही मेलो होते हैं, देयर इवन देयर म्यूजिक इज वेरी लाइक बहुत स्लो। आई वाज लाइक मुझे इसको आई वांट टू स्विच इट, लाइक आई वांट टू गिव लाइक अ वेरी बहुत ही ग्रूवी कुछ बनाना है। मुझे याद है मैंने जब ये बना दिया था, आई सेंड इट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब मुझे लगता है वो जो टैग है ना, वो इट शुड बी अ प्लेलिस्ट। सो मतलब दिस इज अ वेरी दिस साउंड्स लाइक सैड गर्ल डिस्को। आई वाज लाइक ये क्या बोल दिया तूने मुझे, मतलब ऐसे दिस मेक्स सो मच सेंस, यू नो, कि इट इज लाइक, यू नो, वी ऑलवेज इमेजिन्ड अ वुमेन्स स्टोरी ओनली, and like you and you name it sad girl disco, it makes so much sense. So our friends have this habit. A journalist friend of mine calls me cheap entertainment professional. I said okay, thank you. तो मैंने अभी हाल ही में, तो मेरा था सिंगापुर में शो, तो मैंने ये जख्म पुराना भी गाया था वहाँ। बहुत बहुत पसंद किया लोगों ने। मैंने कहा भैया चलो हिट है मामला। हाँ, ये भी सिंगापुर ही है। आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? सिंगापुर, सिंग जख्म पुराना। आप शुरू करिए। 2 लाइन में गाती हूँ फिर। हाँ ठीक है। याद आदी फुलकारी ओड़ी दिन डुबिया, हौले हौले जख्म पुराना फिर खुलिया, हौले हौले जख्म पुराना फिर खुलिया, टीस विछोड़े वाली दिल नू चीर गई, बूहा दिल दी फरियादा दा जा खुलिया, बूहा दिल दी फरियादा दा जा खुलिया। पत्थर वर्गी रात सितारा कोई कोई, हिजर दी सोनी अखा देखी चन रोया, ठंडी ठंडी हवा बखेड़ा पा बैठी, तेरी गल्ला सोच के दिल पागल होया, याद आदी फुलकारी ओड़ी दिल डुबिया, हौले हौले जख्म पुराना फिर खुलिया। This question I'm asking because ये इस गाने से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी बात करते करते मेरे दिमाग में आया। ये प्रेप नहीं था, बट मेरी एक थियरी है। I want, as you as musicians, how do you look at it? In music, the biggest of the biggest hits are not happy songs, but sad songs. Why?
एज म्यूजिशियंस व्हाट डू यू थिंक कि जो दर्द वाले गाने होते हैं वो इतने फटते हैं, किसी भी भाषा में हो, जनता उसे बहुत पसंद करती है. हैप्पी सॉन्ग्स उतने सेलिब्रेट नहीं होते, मतलब होते हैं उतने नहीं होते. व्हाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हर बंदा उस चीज से तो गुजरता है. आपने इंसान का शरीर आपको मिला है तो आपको सुख दुख दोनों से गुजरना है. सुख तो आप सेलिब्रेट कर लेते हो सबके साथ, दुख तो अकेले ही आपको उसके साथ गुजरना पड़ता है. तो जब आप उन गीतों को सुनते हो तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और वो इतना ज़्यादा आप जुड़ जाते हो कि वो आपको ध्यान ही नहीं रहता है. और इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं. और जब भी आप सुनते हो तो आप वही सिचुएशन को याद करते हो कि मैं जब उस फेज़ में था, इतना तकलीफ़ में था, तो मैं ये सुन रहा था, इससे मुझे हिम्मत मिली थी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल मुझे लगता है जो कनेक्ट करती हैं सैड सॉन्ग्स को. हाँ, it's a good perspective. मैं समझ गया मम्मी की बात में. हाँ मिला नहीं, बट आप भी बताएं. नहीं, बट काफी मैं ये नहीं सोच रहा था. मुझे तो ऐसा लगता है कि बिकॉज यू कैन गिव अ डिफरेंट जनरेशन पर्सपेक्टिव. यस, राइट. हाँ, आई थिंक सारा लॉजिकल और वो डेटा इन्होंने काफी बैक करा है. मुझे ऐसा बस लगता है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. कोई भी सैड सॉन्ग होता है, कोई भी हैप्पी गाना, आप हैप्पी मोमेंट्स आप भले ही आप उसको गाने के साथ ना सेलिब्रेट करो, बट देन यू मे गो आउट, यू मे टॉक. इवन आप छोटी सी बात कह रही हूँ, हम लोग जैसे घर में रेडियो सुन रहे हैं या अपनी पसंद के गाने सुन रहे हैं, तो जब पार्टी सॉन्ग नहीं सुन रहे होते हैं, रेगुलर जब सुन रहे होते हैं तो सॉफ्ट नंबर्स या फिर सैड सॉन्ग या कुछ भी अच्छी मेलोडी, रोमांटिक सॉन्ग, कुछ भी सॉफ्ट ही सुनते हैं. घर पे नहीं चल रहा होता ढोल ताशे वाले गाने, नहीं उस समय नहीं सुनते हैं. उसका एक अलग मूड होता है कि आप कहीं गए हो, पार्टी वार्टी चल रही है तब सुनते हो. लेकिन ये है कि आप 24 घंटे सुन सकते हो हर मूड के. आई जस्ट फील लाइक वही आप, ये भी एक अच्छा एनालिसिस था कि आपको वो गाने याद आते हैं जब, बिकॉज हर दिन उदास नहीं होते और नोबडी वांट्स टू बी, पर जब आप वो एक गाना सुनते हो और वो एक एसोसिएशन बन जाता है हाँ, उस वक्त के हिसाब से, तो फिर कोई इंटेंसिटी है. मेरे तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि जब भी मैं वो सुनती तो मुझे वो पूरा मोमेंट याद आता है. गानों से मेरे ख्याल से है ना, एक वो यादें जुड़ी होती हैं आपकी, that phase of life, that moment. और ये हर किसी की अपनी अलग स्टोरी होगी कि आपने उस टफ टाइम पे कौन सा सुना था, तो जब आप सुनोगे तो आप वही रिकलेक्ट करोगे. and they become, फिर वो लिरिक्स चाहे कैसे ना कैसे हो, इट जस्ट बिकम्स वेरी रिलेटेबल. हाँ, वही, बिकॉज बहुत यूनिवर्सल फीलिंग हो जाती है. वाओ, प्लग इन है, प्लग इन हो गया. अरे आज तो प्यार के दिन बन गए. वाह जी वाह, वंडरफुल. कविता जी, अंताक्षरी में माँ से क्या गाती हैं? माँ. गाना कौन सा गाती हैं? ऐसी होती है माँ. ये खेल गई अंताक्षरी जैसी किसी चीज के बारे में? बहुत साल हो गए खेले हुए. जब भी खेलते थे तो क्या गाते थे? ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट जवाब हम जानना चाहते हैं कि माई नहीं माई कौन कौन गाता था. मुझे याद है, आई ऑलवेज, मुझ पे कभी नहीं है, मैंने हमेशा मैया यशोदा ही सुना है, बट दैट्स लाइक एन अंताक्षरी सॉन्ग दैट एनीबॉडी वुड सिंग. मैं वो वाला गाती थी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. उस टाइम पर यही चला था, तो जब भी माँ से आता था तो ये गाते थे. Well, this is the Indian Folk Project. I was in conversation with Ganesh and Kavita Sethi. Thank you so much for being here. Thank you, Piyush. Thank you.